Hello guys, welcome to my YouTube channel. So today we are going to do knowledge representation, which is very important topic of artificial intelligence. And if you are someone who is preparing for university exams as well as someone who is preparing for competitive exams, so this topic will be very useful for your preparation. So starting with introduction of knowledge representation. सो वी ऑल नो कि हमारा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ठीक है, इसमें जो एजेंट है, इस एजेंट वर्ड का मतलब क्या होता है? एजेंट इज समवन हु कैन ऑब्जर्व, थिंक एंड टेक एक्शन टू अचीव अ स्पेसिफिक गोल. अब ये जो हमारा एजेंट है, स्पेसिफिकली हमारा जो एआई एजेंट है, हमारा जो कंप्यूटर है, वो अब ह्यूमन लैंग्वेज तो समझ नहीं सकता है. जिस लैंग्वेज में हम बात करते हैं वो लैंग्वेज वो नहीं समझ पाएगा. तो हमारी लैंग्वेज को एआई समझ सके, इट मीन्स कि कन्वर्जन ऑफ हमारी लैंग्वेज टू ऐसी लैंग्वेज जो कंप्यूटर समझ सके इज समथिंग विच वी अचीव थ्रू नॉलेज representation. So it is responsible for representing real world information in a form that a computer can understand and can use. So knowledge representation help a system to solve complex real world problems and also explains how knowledge can be represented by in AI system. So there are many kinds of knowledge in which we have to represent in AI. First is object knowledge. Object knowledge means कि suppose we have a object, suppose we have an object as a book. ठीक है, हमारे पास एक book है जो हमारी object है, तो knowledge about the book is object knowledge. Like for example, a book has many pages. The book is my object, has many pages is my knowledge. देन वी हैव इवेंट नॉलेज. इट मीन्स कि कोई सेट ऑफ एक्शन या फिर कोई इवेंट हमारे रियल वर्ल्ड में हो रहा है, उस इवेंट के नॉलेज. लाइक यू गाइज आर वॉचिंग माई यूट्यूब वीडियो, सो दिस इज एन इवेंट, so this is the event knowledge. An example of event knowledge is a class is conducted, या फिर you guys are watching my YouTube video. Then we have performance knowledge. Performance knowledge describe how to do things. It means कि what kind of behavior our machine have to show, या फिर हम क्या kind of behavior show कर रहे हैं. तो इस चीज़ को, ये knowledge जब हम अपनी machine को देते हैं, this is called performance knowledge. Then we have meta knowledge is knowledge about the knowledge. Fact is truth about the real world. For example, Delhi is the capital of India. Then we have knowledge base. Knowledge base is central component of knowledge based agents. It means हमारा जो एजेंट है, उस एजेंट का जो सेंट्रल कॉम्पोनेंट है उसे हम नॉलेज बेस बोलते हैं. नॉलेज बेस जो है वो हमारी रेपोजिटरी होती है ऑफ फैक्ट एंड रूल्स. नॉलेज बेस में ही हमारे सारे फैक्ट, सारे रूल्स, ये सारी चीज़ें लिखी होती है जिनका यूज़ करके हमारे जो एआई एजेंट है वो रीजनिंग और डिसीजन मेकिंग जैसी चीज़ें करते हैं. देन व्हाट इज़ नॉलेज? नॉलेज इज़ समथिंग, वो एक्सपीरियंस, फैक्ट, डेटा या सिचुएशन, कोई भी ऐसी चीज़ जिससे हमें कुछ चीज़ हमें जो है कुछ अवेयरनेस मिलती है, हमें कोई फेमिलियरिटी गेन करते हैं हम, इज़ नॉलेज. देन वी हैव टाइप्स ऑफ नॉलेज. So in types of knowledge, first we have declarative knowledge. Declarative knowledge is what to know about something. कि मेरे पास कोई चीज़ है, उस चीज़ के बारे में मुझे क्या जानना है, इस declarative knowledge. और वो चीज़ कैसे हो रही है या फिर मैं उस चीज़ को कैसे करूँ, इस प्रोसीजरल नॉलेज. ठीक है, तो डिक्लेरेटिव नॉलेज में हमारे पास फैक्ट आता है, कंसेप्ट आता है, ऑब्जेक्ट आता है. इसे हम लोग डिस्क्रिप्टिव नॉलेज भी बोलते हैं. एंड इट इज़ ईजियर टू एक्सप्रेस दैन प्रोसीजरल नॉलेज, जिसका एग्जाम्पल है प्रोलॉग. देन वी हैव प्रोसीजरल नॉलेज. इसमें आता है हाउ टू डू समथिंग, किसी चीज़ को कैसे करेंगे. तो इसमें हमारे सारे रूल्स, स्ट्रेटजीज, प्रोसीजर्स, एजेंडाज, एल्गोरिदम्स जो हम लिखते हैं, इसे हम इम्पेरेटिव नॉलेज भी बोलते हैं. इसमें हमारा बेसिक सी, पास्कल, एल्गोल ऐसी लैंग्वेजेज आती हैं. देन वी हैव मेटा नॉलेज. मेटा नॉलेज इज नॉलेज अबाउट अदर टाइप्स ऑफ नॉलेज. स्ट्रक्चर्ड नॉलेज, इट इज़ बेसिक फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग. इट मीन्स प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए वी यूज स्ट्रक्चर्ड नॉलेज. स्ट्रक्चर नॉलेज जो है वो कॉन्सेप्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेशनशिप डिस्क्राइब करता है. इसको हम फ्रेम, स्क्रिप्ट, सिमेंटिक नेटवर्क, कंसेप्चुअल ग्राफ, ये सारे टॉपिक जो हैं हम आगे इस प्लेलिस्ट पे पढ़ने वाले हैं. तो ये सारी चीज़ें जो है स्ट्रक्चर नॉलेज के अंदर आती हैं और स्ट्रक्चर नॉलेज का हम यूज़ करते हैं इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करने के लिए. देन वी हैव ह्यूरिस्टिक नॉलेज. ह्यूरिस्टिक नॉलेज को हम यूज़ करते हैं रिप्रेजेंट एक्सपर्ट नॉलेज इन अ फील्ड. किसी फील्ड में अगर हमें एक्सपर्ट नॉलेज को रिप्रेजेंट करनी है, देन वी यूज़ ह्यूरिस्टिक नॉलेज. इट इज़ based on experience and rules of the thumb, useful but not guaranteed to be correct, and helps in faster decision making. Now knowledge representation techniques. So basically we have three knowledge representation techniques. First one is FOPL, first order predicate logic. So in this we have propositional logic,
predicate logic, inference rules, unification, and resolution principle. And for non-deductive inference models, we have abductive, inductive, and analogical. It is used for certain complete, unchanging, consistent fact. It means कि हम FOPL जो है, ठीक है, या फिर जो हमारी प्रिपोजिशनल नॉलेज है, प्रिपोजिशनल लॉजिक है, उसको हम कब यूज़ करते हैं? उसको हम यूज़ करते हैं, प्रिपोजिशनल लॉजिक को हम लोग यूज़ करते हैं ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे मेरा जो फैक्ट है वो अनचेंजिंग हो, कंप्लीट हो और कंसिस्टेंट हो. लाइक दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, दिस इज़ अ फैक्ट एंड दिस कांट बी चेंज. तो दिस इज़ ट्रू, ठीक है. और जो हमारा जो प्रिपोजिशनल नॉलेज है ना, उस प्रिपोजिशनल लॉजिक है, उसको जो हम आंसर करते हैं, उसका जो आउटपुट है वो तो आइदर ट्रू होता है या आइदर फॉल्स होता है. इसके अलावा और कोई आउटपुट नहीं होता है हमारे पास. पेरिस इज़ अ नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, इज़ इट सो? नो. पिकॉक इज़ अ नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, तो इट इज़ फॉल्स, राइट. देन सेकेंड अप्रोच जो है हमारे नॉलेज रिप्रेजेंटेशन करने की, वो है हमारी नॉन मोनोटोनिक नॉलेज. इट इज़ यूज्ड व्हेन नॉलेज इज. अब हम इसे कब यूज़ करते हैं? जब हमारी नॉलेज जो है इनकम्प्लीट हो, अनसर्टेन हो और इनकन्सिस्टेंट हो. इसमें हमारी एक टर्म आती है TMS, ट्रूथ मेंटेनेंस सिस्टम. इसको हम यूज़ करते हैं फॉर डिफ़ॉल्ट रीजनिंग, क्लोज वर्ल्ड एजम्पशन, प्रेडिकेट कॉम्प्लिकेशन, सर्कमस्क्रिप्शन एंड प्रोबेबिलिस्टिक रीजनिंग, राइट. Then we have, it is used when uncertain knowledge, fact incomplete, inconsistent fact इन सारी चीज़ों में. Then we have structured knowledge. Structured knowledge के अंदर हमारी काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं. ग्राफ हो गया. Then we have associative, semantic networks, conceptual graph, frame, conceptual dependency and script. Then it is primarily focuses on expressiveness, validity and consistency. Guys, अगर आपको अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो it's okay. अभी we are just doing बेसिक या फिर जिस्ट की अभी हमें जो है नॉलेज रिप्रेजेंटेशन में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है. अभी नेक्स्ट वीडियो में विल स्टार्ट विद FOPL. देन आने वाली वीडियोज़ में हम मोनोटोनिक नॉलेज को पढ़ेंगे. देन वी विल गो थ्रू ऑल दीज ग्राफ, एसोसिएटिव नेटवर्क, कंसेप्चुअल ग्राफ. सो वी हैव अ पूरी प्लेलिस्ट जो अभी आगे AI के ऊपर हमें पढ़नी है. तो इट्स ओके, आई एम जस्ट गिविंग यू अ काइंड ऑफ जिस्ट कि इन नॉलेज रिप्रेजेंटेशन हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, राइट. देन वी हैव लॉजिकल नॉलेज रिप्रेजेंटेशन. अब लॉजिकल नॉलेज रिप्रेजेंटेशन जो है, इट डील्स विद ड्राइंग कंक्लूजन बेस्ड ऑन वेरियस कंडीशन यूजिंग प्रिसाइजली डिफाइंड सिंटेक्स एंड सिमेंटिक्स. अब लॉजिकल नॉलेज रिप्रेजेंटेशन के अंदर हमारे पास दो चीज़ें आती हैं. पहला तो होता है हमारे पास प्रपोजिशनल लॉजिक विच इज़ बूलियन, जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे. देन वी हैव FOPL विच वी कवर इन पार्ट 2, राइट. तो प्रिपोजिशनल लॉजिक जो है ना, इसमें हम क्या करते हैं, हमारा जो आउटपुट है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, इट इज़ आइदर ट्रू और फॉल्स. नाउ व्हाट इज प्रोपोजिशन? इट इज़ डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट दैट इज़ आइदर ट्रू या फिर फॉल्स. एक ऐसी स्टेटमेंट जो या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा. लाइक दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, इसका आंसर या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, ठीक है. 5 इज़ अ कंपोजिट नंबर, आइदर द वैल्यू इज़ फॉल्स और ट्रू. एंड दिस इज देन हाउ आर यू. हाउ आर यू का जो आंसर है वो हमारा कैसा होगा? इट इज़ नॉन प्रपोजिशनल, क्योंकि इसमें जो है सब, इसका आंसर ना तो ट्रू में आएगा ना तो फॉल्स में आएगा. तो इट इज़ समथिंग विच गोज बियॉन्ड ट्रू एंड फॉल्स. सो दिस स्टेटमेंट इज़ नॉन प्रपोजिशनल. देन वी हैव लॉजिकल कनेक्टिव्स एंड ट्रूथ टेबल्स. हमारी जो पूरी की पूरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसका अगर हम बेसिक बहुत फाउंडेशन की बात करें तो वो आता है हमारे लॉजिकल कनेक्टिव्स एंड ट्रूथ टेबल्स. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और आगे जाके जितने भी टॉपिक हैं उन सारे टॉपिक्स में ये जो हमारी चीज़ है लॉजिकल कनेक्टिव्स एंड ट्रूथ टेबल्स, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होगी. तो अब इसके बाद इस वीडियो में हम जो भी पढ़ेंगे, आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप पूरे कंसंट्रेशन से इसे पूरे अटेंशन के साथ पढ़ें, बिकॉज दिस लीड्स टू फाउंडेशन ऑफ योर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. इसमें सबसे पहले आता है हमारा नेगोशिएशन. नेगोशिएशन क्या आता है? इट एक्ट्स एज एन इन्वर्टर, ठीक है. इन्वर्टर मीन्स इफ़ P इज़ ट्रू, ठीक है, इफ़ वी हैव एन स्टेटमेंट विच इज़ ट्रू, तो अगर हम उसके इन्वर्टर की बात करें तो नेगोशिएशन ऑफ P इज़ फॉल्स. समझ में आया? तो इफ़ P इज़ ट्रू तो नेगोशिएशन ऑफ P इज़ फॉल्स. इट एक्ट एज एन इन्वर्टर. देन disjunction is true if at least one operand is true. Guys, it is like or operation. आपने or operation पढ़ा होगा ना, तो ये जो हमारी disjunction है ना, ये बिल्कुल हमारे or operation की तरह है. और ये जो negotiation है ये बिल्कुल हमारे not operation की तरह है. So disjunction true if at least one operand is true. एंड में भी तो ऐसे ही होता था ना, अगर हमारे पास कोई एक भी ऑपरेंट जो है वो ट्रू होता था तो हमारा जो आउटपुट है वो हमारा ट्रू में आता था. तो दिस इज सेम. तो अगर हमारे पास
वी हैव पी, वी हैव क्यू। अगर हम इनपुट दें ट्रू, क्यू के पास भी इनपुट है ट्रू, तो पी डिसजंक्शन क्यू क्या होगा, वो भी हमारा ट्रू होगा। अगर कोई एक भी इनपुट, कोई एक भी ऑपरेंट अगर ट्रू है तो आंसर भी ट्रू ही होगा। जैसे हेयर वी हैव, एक ट्रू है, दूसरा हमें देखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे भी ट्रू है तो आउटपुट में ट्रू आएगा। अब यहाँ पे हमारे पास फॉल्स है, तो हम क्या है, क्यू का ऑपरेंट देखेंगे, ट्रू, क्यू के ऑपरेंट ट्रू है तो इसका आउटपुट भी यहाँ पे हमारे पास ट्रू आएगा। बट इफ़ वी सी द लास्ट पार्ट, द फोर्थ वन, तो इसमें हमारे पास पी के पास भी ऑपरेंट फॉल्स है, क्यू के पास भी ऑपरेंट फॉल्स है, तो हमारा जो आंसर आएगा पी डिसजंक्शन क्यू का, वो क्या आएगा, वो भी हमारा फॉल्स आएगा। तो दिस इज हाउ डिसजंक्शन वर्क्स। देन वी हैव कंसिडर द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स एंड फाइंड, दिस इज सम क्वेश्चन गाइस। तो अगर आप चाहें तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। P इज़ ट्रू एंड इट इज़ ऑल्सो बी रिटन एज P। तो ये सारे क्वेश्चन जो है मैं आपको PDF शेयर कर दूंगी, ये क्वेश्चन आप वहाँ से कर लेना। देन सेकेंड इज कंजंक्शन। कंजंक्शन इज इट ऑलवेज गिव्स ट्रू वैल्यू इफ बोथ द ऑपरेंड्स आर ट्रू। इट इज़ समथिंग लाइक एंड ऑपरेशन। एंड ऑपरेशन हमने पढ़ा है ना, इसमें क्या है, अगर हमारे पास दोनों ऑपरेंड्स ट्रू होते हैं देन ओनली वील गेट एन आउटपुट एज ट्रू, अदरवाइज हमें आउटपुट फॉल्स मिलेगा। लाइक वी हैव ट्रू फॉल्स, तो आउटपुट हमारे पास फॉल्स आएगा। यहाँ पे दोनों जगह हमें ट्रू है तो आउटपुट हमें ट्रू आएगा। फॉल्स फॉल्स इज फॉल्स, फॉल्स ट्रू इज फॉल्स, राइट। देन दिस इज सम क्वेश्चंस। यहाँ पे हमारे पास एक टर्म आती है दैट इज कंजक्टिव सिलोजिज्म। इसमें क्या होता है, इफ़ वी हैव पी कंजक्शन क्यू बाय पी, तो दिस इज समथिंग, दिस इज अ रूल, काइंड ऑफ रूल जो आपको याद करना होगा कि इफ़ वी हैव पी कंजंक्शन क्यू एंड पी, तो हमारा जो आउटपुट आता है वो क्या आता है, नेगोशिएशन ऑफ क्यू। गॉट इट। देन वी हैव इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन मीन्स if then statement. Implication is if then statement. It means only false when the sequence of operands are true false. अगर हमें sequence of operands, अगर हमारा sequence operands का ऐसा है true followed by false, then only we'll get a फॉल्स। अदरवाइज बाकी जो सिचुएशन है जैसे ट्रू ट्रू हो गई या फिर फॉल्स ट्रू हो गया, फिर फॉल्स फॉल्स हो गया, तो उसमें जो है हमें आउटपुट क्या मिलेगा, हमें आउटपुट उसमें ट्रू मिलेगा। सो अगर हम इसकी टेबल देखें तो ट्रू फॉल्स ये हमारा जो है किस कंडीशन में है, जो कंडीशन इम्प्लीकेशन के लिए चाहिए होती है, तो आंसर हमारा फॉल्स आया। बाकी रेस्ट ऑफ द कंडीशन में आंसर जो है हमारा ट्रू आएगा। गॉट इट। देन देयर आर सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस। देन वी हैव डबल इम्प्लीकेशन। Double implication is if and only if. Implication is if then, but double implication is if and only if, right? और इसमें हमारा जो आउटपुट है वो ट्रू कब होता है, जब हमारे पास जो ऑपरेंड है या तो वो फॉल्स फॉल्स, फॉल्स फॉलोड बाय फॉल्स, या फिर ट्रू फॉलोड बाय ट्रू। अगर हमारे पास ऐसा सिनेरियो है जहाँ पे फॉल्स फॉलोड बाय फॉल्स एंड ट्रू फॉलोड बाय ट्रू, तो इन दिस सिनेरियो वी हैव द आउटपुट ऑफ the input is true, otherwise वो false होगा, like false false output is true, true true output is true, rest the output is false. Then we have some important inference rules. तो first in modus parens. Modus parens क्या बोलता है कि if we have P implication Q conjunction P, तो हमें आंसर क्या मिलता है, Q मिलता है, ठीक है। Modus parens क्या बोलता है कि if we have P implication Q कंजंक्शन P, तो हमें आंसर क्या मिलता है, हमें आंसर Q मिलता है। तो गाइस दिस इज समथिंग जो आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। काइंड ऑफ आपको रोट लर्निंग करनी पड़ेगी, बिकॉज दीज आर रूल्स, ठीक है। रूल्स आपको याद करना पड़ेगा। देन वी हैव लॉ ऑफ कॉन्ट्रापोजिशन। ये क्या बोलता है, इफ़ वी हैव, इसको हम लोग मॉडस टॉलेन भी बोलते हैं। कभी कभी एग्जाम में ना डायरेक्ट आ जाता है कि मॉडस टॉलेन का रूल लिखो आप, तो आपको ये रूल्स आने चाहिए। P इम्प्लीकेशन Q कंजंक्शन इम्प्लीकेशन ऑफ Q, सॉरी कंजंक्शन नेगोशिएशन ऑफ Q, तो हमारा आंसर क्या आता है, नेगोशिएशन ऑफ P। देन वी हैव डिसजंक्टिव सिलोगिज्म। ये क्या बोलता है, इफ वी हैव P डिसजंक्शन Q नेगोशिएशन ऑफ Q, तो हमें आंसर क्या मिलता है, P मिलता है। गॉट इट। देन वी हैव कंजक्टिव सिलोगिज्म। ये क्या बोलता है, ये बोलता है इफ नेगोशिएशन ऑफ P कंजक्टिव Q कंजंक्टिव Q, तो हमें आंसर क्या मिलता है, नेगोशिएशन ऑफ P। तो ये सिर्फ 4 रूल्स हैं, ये अगर आप इन्हें जो है अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते हैं। देन वी हैव इंपॉर्टेंट रूल्स। इंपॉर्टेंट रूल में पहला रूल है हमारा कॉन्वर्स। ये क्या कहता है, इफ़
इट डजेंट होल्ड ट्रू बिकॉज देयर इज नो प्रिडिक्टेबिलिटी. कन्वर्स क्या बोलता है? कन्वर्स बोलता है कि P इम्प्लीकेशन Q जो है ना, वो मेरा Q इम्प्लीकेशन P के इक्वल होता है. बट जब इस चीज़ को हमने ट्रूथ टेबल के हेल्प से समझने की कोशिश करी, जब हमने इसे प्रूव किया, तो ये जो है प्रूव नहीं हुआ. इट मीन्स कि ये जो मेरा कन्वर्स है, दिस कन्वर्स इज नॉट एग्जिस्ट, देयर इज नो प्रैक्टिकलिटी ऑफ दिस कन्वर्स, बट या इट हैज़ ओनली थ्योरी एग्जिस्टेंस. तो आपसे ये पूछ सकते हैं कि जो मेरा कन्वर्स है उसका कोई प्रैक्टिकल यूज़ है कि नहीं है. तो हम बोलेंगे कि जब हमने इसका ट्रूथ टेबल एनालिसिस किया तो उसमें वी गेट टू नो दैट इट डजंट होल्ड ट्रू बिकॉज देयर इज़ नो practicality of this, it has only existence in theory. Then second is inverse. Inverse के साथ भी सेम हुआ. inverse क्या कहता है कि we have P implication Q, तो it is equals to negotiation of P implication negotiation of Q. तो this is also the only in like theory, there is no practical usage of this inverse also. Then we have law of contrapositive. law of contrapositive क्या बोलता है कि if P implication Q is equals to negotiation of Q implication negotiation of P. Then we have implication and implication लॉ ऑफ कॉन्ट्रापॉजिटिव, इम्प्लीकेशन और ये डबल इम्प्लीकेशन, ये सारी चीज़ें जो हैं इट होल्ड्स ट्रू. इसका मतलब क्या है कि ये जो है ये सही है, इनका प्रैक्टिकल यूज़ भी है, साथ ही साथ इनका थ्योरी में भी एप्लीकेबल है ये. और जब हम इनका ट्रूथ टेबल एनालिसिस करते हैं तो उससे भी ये चीज़ जो है ये प्रूफ होती है. आप चाहे तो इसका जो है ट्रूथ टेबल एनालिसिस कर सकते हैं बिकॉज वी नो कि इम्प्लीकेशन मतलब क्या होता है, और इम्प्लीकेशन है तो हमारे ऑपरेंट्स कैसे होंगे, तो हमारे इम्प्लीकेशन की वैल्यू जो है ट्रू होगी. सो वी नो दैट. तो आप जो है इसका ट्रूथ टेबल एनालिसिस कर सकते हैं. देन वी हैव इम्प्लीकेशन. इम्प्लीकेशन क्या बोलता है कि वी हैव P इम्प्लीकेशन Q विच इज इक्वल्स टू नेगोशिएशन ऑफ P डिसजंक्शन Q. देन वी हैव डबल इम्प्लीकेशन. डबल इम्प्लीकेशन कहता है कि इफ़ देयर इज डबल इम्प्लीकेशन बिटवीन P एंड Q, तो इट इज़ इक्वल्स टू P इम्प्लीकेशन Q कंजंक्शन Q इम्प्लीकेशन P. राइट. सो अब ये जो सारी चीज़ें इसको नीचे ट्रूथ टेबल के हेल्प से दिखाया गया है. तो आप इसका ट्रूथ टेबल एनालिसिस ये देखिए पूरा किया हुआ है. तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में इसकी PDF मांग लेना. आई विल शेयर यू दिस PDF. राइट. देन देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस. लेट्स डू वन क्वेश्चन ऑफ इट. सो हमारा पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, कंसीडर अ फॉलोइंग स्टेटमेंट. हमें कुछ सेट ऑफ क्वेश्चन स्टेटमेंट दी हुई है और इसका इन्वर्स फाइंड आउट करो. तो स्टेटमेंट क्या है कि इफ़ यू डू नॉट अंडरस्टैंड ज्योमेट्री, अगर आप ज्योमेट्री नहीं समझ पाओगे, देन यू डू नॉट एबल टू लर्न यू डू नॉट एबल टू नो हाउ टू रीजन प्रॉपरली. तो आपको रीजनिंग करनी भी नहीं आएगी प्रॉपरली. तो इसको हमने क्या किया ना, सबसे पहले इन टाइप ऑफ क्वेश्चन को करने का क्या है कि आप इसको जो है दो पार्ट्स में ब्रेक कर लो, P और Q. P में क्या है, वन डू नॉट अंडरस्टैंड ज्योमेट्री. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें यही लिखा था डू नॉट अंडरस्टैंड ज्योमेट्री था, तो हमने यहाँ पे भी डू नॉट अंडरस्टैंड ज्योमेट्री लिया है P. और P का नेगोशिएशन क्या हो जाएगा, वन हु अंडरस्टैंड ज्योमेट्री. देन वी हैव Q इज़ वन डू नॉट नो हाउ टू रीजन. तो Q का नेगोशिएशन क्या हो जाएगा, वन हु नो हाउ टू रीजन. देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देयर इज P नेगोशिएशन Q. राइट है ना, ये मेरा P है, ये मेरा Q है, तो देयर इज P नेगोशिएशन नहीं, देयर इज P इम्प्लीकेशन Q. राइट. तो अगर मैं इसका इन्वर्स फाइंड आउट करूँ तो P इम्प्लीकेशन Q का इन्वर्स हमने क्या पढ़ा था, नेगोशिएशन ऑफ P बाय नेगोशिएशन ऑफ Q. तो अगर अब आप इस चीज़ को थ्योरी में भी अगर आप देखें, इस स्टेटमेंट को अगर आप पढ़ने की कोशिश करें, तो ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, इफ़ यू डू अंडरस्टैंड ज्योमेट्री देन यू नो हाउ टू रीजन प्रॉपरली. तो यार दिस इज लॉजिकल ना, इट मेक सेंस ना कि अगर आपको ज्योमेट्री पता होगा तो आप रीजन प्रॉपरली कर पाओगे. तो यार इस चीज़ को जो हमसे क्वेश्चन बोल रहा था कि आप इसका इन्वर्स फाइंड आउट करें, तो हमने क्या है इस स्टेटमेंट का इन्वर्स फाइंड आउट कर लिया. राइट. सिमिलरली हमारे रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस भी यही है. अगर आप इन्हें पढ़ लोगे तो यू विल अंडरस्टैंड देम ऑल. देन वी हैव सिंपल प्रपोजिशन. सिंपल प्रपोजिशन क्या होता है, स्टेटमेंट दैट एक्सप्रेस वन क्लियर आइडिया एंड कैन नॉट बी ब्रेकन इनटू स्मॉलर मीनिंगफुल स्टेटमेंट. एक ऐसा स्टेटमेंट जिसे आप फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते,
is simple proposition. Like it is either true or false but not both. इसका आंसर जो है सिंपल प्रोपोजिशन का आंसर या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा. इसके अलावा ऐसा नहीं है कि ट्रू और फॉल्स दोनों हो या फिर एम्बिग्यूटी हो कि शायद ट्रू हो सकता है फॉल्स हो सकता है. एक क्लियर आंसर होगा आपके पास इसका, आइदर ट्रू और फॉल्स, और इट कान बी ब्रोकन इनटू स्मॉलर मीनिंगफुल स्टेटमेंट्स. जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये मेरा सिंपल प्रोपोजिशन है. अब इसको अगर आप तोड़ना चाहें, ठीक है, द सन अगर आपने तोड़ दिया, राइजेस इन या फिर द सन राइजेस, दिस ऑल्सो डजंट मेक सेंस, राइट. तो the sun rises in the east, yes it is true. 5 is a prime number, yes true. And then we have compound preposition. Compound preposition is formed by combining two or more simple prepositions, right. और ये जो two or more simple preposition है, इनके बीच में लॉजिकल कनेक्टिव्स कौन कौन से यूज होते हैं? एंड, और, इफ देन, एंड नॉट, और नेगोशिएशन. इफ इट रेन्स then the match will be cancelled is an example of this compound preposition, right. Then we have properties of statements. So जो हमारी proposition है उसके अंदर कुछ properties आती हैं. सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है टॉटोलॉजी. टॉशोलॉजी क्या बोलता है? अ कंपाउंड प्रपोजिशन इज और सेंटेंस इज सेड टू बी टॉशोलॉजी और वैलिड इफ इट इज ट्रू फॉर एवरी इन्फरेंस इन अ ट्रूथ टेबल. इट मीन्स टॉशोलॉजी का मतलब होता है कि आप इसको ना कुछ भी इनपुट दे दो, आपका जो आउटपुट है ना वो ट्रू ही आएगा. जैसे आप यहाँ पे कुछ भी इनपुट दो, आपका आउटपुट ट्रू ही आएगा. अगर ऐसा होता है इट मीन्स कि ये क्या है, मेरी टॉशोलॉजी स्टेटमेंट है, ठीक है. देन वी हैव कॉन्ट्राडिक्शन. कॉन्ट्राडिक्शन इज अ कंपाउंड प्रपोजिशन और सेंटेंस इज सेड टू बी कॉन्ट्राडिक्शन या फिर अनसेटिस्फेबल इफ इट इज फॉल्स फॉर एवरी. अगर अब सेम टॉशोलॉजी का उल्टा, टॉशोलॉजी क्या है कि हर केस में ट्रू है, कॉन्ट्राडिक्शन है हर केस में हमारे ट्रूथ टेबल की वैल्यू क्या है, फॉल्स है. सेटिस्फेबल क्या होता है? अ कंपाउंड इज सेड टू बी सेटिस्फेबल इफ देयर इज सम इंटरप्रिटेशन फंक्शन विच इज ट्रू. मतलब कि आपके पास जो है काइंड ऑफ कुछ ऐसे स्टेटमेंट है जो ट्रू भी है, कुछ ऐसे स्टेटमेंट है जो फॉल्स भी हैं, ठीक है. जैसे कि अब यहाँ पे ट्रू फॉल्स हमने फॉल्स कर दिया, ये फॉल्स फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू फॉल्स. तो दिस इज, ये किस चीज़ की ट्रूथ टेबल है हमारी? कि हमारी इम्प्लीकेशन की ट्रूथ टेबल है, जिसमें हमने क्या पढ़ा था कि हमारी जो ऑर्डर है ट्रू फॉलोड बाय फॉल्स, अगर ऐसा होगा तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स आएगा. बाकी सारे केसेस में हमारा आउटपुट ट्रू आएगा. ये हम किस में पढ़ते थे? इम्प्लीकेशन में पढ़ते थे. दिस इज माय इम्प्लीकेशन की ट्रूथ टेबल. तो ये ट्रूथ टेबल किसका एग्जांपल है? सेटिस्फेबल का एग्जांपल है, क्योंकि इसमें वी हैव सम फॉल्स, वी हैव सम ट्रू, ठीक है. देन वी हैव इक्विवेलेंस. इक्विवेलेंस इफ़ दे हैव द सेम ट्रूथ टेबल अंडर एवरी इंटरप्रिटेशन. इट मीन्स कि आप किसी भी तरीके से एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट को इंटरप्रेट करो, आपका जो आंसर है ना वो जो है सेम ही आएगा, आपके ट्रूथ टेबल की वैल्यू जो है ना वो सेम ही आएगी. सो दिस इज समथिंग. जैसे अब यहाँ पे हमने एक, ये देखो, ये जो ये तीन हमारी जो स्टेटमेंट है ना, पी डबल इम्प्लीकेशन क्यू एंड पी इम्प्लीकेशन क्यू कंजंक्शन क्यू इम्प्लीकेशन क्यू, ये दोनों जो हमारी स्टेटमेंट है ये दोनों जो है आपस में इक्विवेलेंट है. तो इनकी जो ट्रूथ टेबल बनेगी ना वो भी आपस में इक्विवेलेंट बनेगी, और फिर ये जो है हमारे इक्विवेलेंट स्टेटमेंट का एग्जांपल है, राइट. देन वी हैव लॉजिकल कंसिक्वेंसेस. सो इफ इट इज सेटिस्फाइड बाय ऑल इंटरप्रिटेशन ऑफ ट्रूथ टेबल विच सेटिस्फाई द फर्स्ट. P is a logical consequence of P and Q since every interpretation for which P and Q is true, P is also true. Logical consequence मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास आपका जो भी फाइनल आउटपुट आएगा ना, जैसे P है, P में वी हैव ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ठीक है. और आपका जो फाइनल आउटपुट है, इट इज़ ऑल्सो समथिंग विच इज़ ट्रू जहाँ पे मेरा P ट्रू है. It is satisfied by all the interpretation of truth table which satisfy the first. It means कि if there is a logical consequence of P and Q, आपने जो है P and Q की एक टेबल बनाई, इसकी हम टेबल बना ही लेते हैं P and Q की. This is P Q, true false true false, true true false false, and P and Q की टेबल क्या होती है? जहाँ पे हमारे दोनों वैल्यू ट्रू होते हैं वहाँ पे वी हैव ट्रू, अदरवाइज वी हैव फॉल्स. तो यहाँ पे हमारे दोनों वैल्यू ट्रू है तो ट्रू, बाकी सब हमारे जो है फॉल्स आएगा. तो यहाँ पे लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे कि मेरा जो आउटपुट है P एंड Q,
वो वहाँ पे ट्रू है जहाँ पे मेरा P भी ट्रू है. तो दिस इज लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस कि P इज अ लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस ऑफ P एंड Q सिंस एनी इंटरप्रिटेशन फॉर विच P एंड Q इज ट्रू. कोई भी ऐसा इंटरप्रिटेशन जिसके लिए मेरा P और Q ट्रू है उसके लिए मेरा P भी ट्रू होगा. जैसे हमारा आउटपुट क्या आया था, ट्रू फॉल्स फॉल्स फॉल्स, और हमारे P की वैल्यू क्या है, P की वैल्यू है हमारे पास ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स. हमें Q की वैल्यू से कोई मतलब नहीं है इन लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस. तो P एंड Q की वैल्यू जहाँ पे ट्रू है वहाँ पे मेरे P की वैल्यू भी ट्रू है. तो दिस इज समथिंग लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस. देन वी हैव टू थ्योरम्स. थ्योरम वन इज द सेंटेंस S इज लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस. सेंटेंस S जो है वो लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस कब होगा, जब only if S1 and S2, it means just suppose we have multiple suppose we have three statements, ठीक है, S1 S2 and S3. तो ये तीनों मेरे जो S1 S2 और S3 है ये लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस कब होंगे, जब इनका जो एंड ऑपरेशन करेंगे अगर हम इनके बीच में वो कंसिस्टेंट हुआ तो इट मीन्स कि ये मेरे स्टेट में जो है लॉजिकल कंसिक्वेंस है इनके बीच में. देन वी हैव थ्योरम टू, द सेंटेंस S इज लॉजिकल कंसिक्वेंस इफ S1 अप टू S10 इज ओनली इफ इज ट्रू एंड वैलिड. कंसिस्टेंट का मतलब यही है, ट्रू एंड वैलिड. सो दैट्स इट. दिस इज इंट्रोडक्शन ऑफ नॉलेज रिप्रेजेंटेशन. इसमें हमने फिर आगे बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें करी हैं जो नॉलेज रिप्रेजेंटेशन का एक बेस बनाती है. तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी. काफ़ी ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो एक बार में स्टूडेंट को समझ में नहीं आते हैं. तो आई सजेस्ट यू गाइस कि आप वीडियो को 2 से 3 बार देखें जब तक आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आते हैं. और अगर उसके बाद भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं या फिर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में. तो फिर मैं आपके डाउट वहाँ पे 1 to 1 क्लियर कर दूँगी. राइट, थैंक यू सो मच. और अभी इसका जो पार्ट 2 है उसमें फिर हम इसको आगे FOPL से स्टार्ट करेंगे. सो दैट्स इट. तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड. बाय.